नमस्कार। प्रभास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। इस दौरान कतर में हुए गैस संयंत्र हादसे, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति, ब्रिक्स देशों की सुरक्षा बैठक, भारत चीन संबंध, फारस की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही, भारत यूएई रक्षा सहयोग तथा बांग्लादेश में हिंदू समुदाय से जुड़े घटनाक्रमों पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रेस ब्रीफिंग में सबसे पहले रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में स्थित गैस सुविधा केंद्र में हुए भीषण विस्फोट का मुद्दा उठा। रणधीर जायसवाल ने इसे अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि इस हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, जबकि विभिन्न देशों के कई अन्य लोगों की भी जान गई है। उन्होंने बताया कि कुल 66 लोग घायल हुए हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उनमें कितने भारतीय शामिल हैं। विदेश मंत्रालय स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और मृतकों की पहचान तथा उनके पार्थिव शरीरों को भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। सरकार मृतकों के परिवारों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है और हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाकर अपने आंतरिक संकटों और मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन वहां के लोगों के लंबे समय से हो रहे आर्थिक शोषण, मौलिक अधिकारों से वंचित किए जाने और प्रशासनिक दमन का परिणाम है। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने इन प्रदर्शनों के जवाब में पुलिस बल का अत्यधिक इस्तेमाल किया, इंटरनेट सेवाएं बंद की, आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति रोकी तथा निहत्थे नागरिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में आयोजित 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक की जानकारी भी साझा की। प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ईरान, इथियोपिया, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठक में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों, नई तकनीकों से उत्पन्न खतरों तथा साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान हाल में आयोजित ब्रिक्स संयुक्त कार्य समूहों के निष्कर्षों की भी समीक्षा की गई। एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बैठक पर भी विदेश मंत्रालय ने सकारात्मक संकेत दिए। रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और संबंधों के क्रमिक सामान्यीकरण की दिशा में हुई प्रगति को स्वीकार किया। भारत ने इस दौरान स्थिर, पूर्वानुमेय और रचनात्मक संबंधों की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ विकसित हो सके। इसके अलावा फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों की स्थिति पर जानकारी देते हुए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वर्तमान में 10 भारतीय ध्वज वाले जहाज अभी भी क्षेत्र में मौजूद हैं। इसके अलावा 2 भारतीय जहाज खाड़ी में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे समुद्री यातायात सामान्य होने के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को हुए समझौते के बाद अब तक 11 भारतगामी जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर चुके हैं। इनमें 3 भारतीय कच्चे तेल टैंकर शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक लगभग 2.85 लाख मीट्रिक टन तेल लेकर आ रहा है। इसके अतिरिक्त एलपीजी, उर्वरक और अन्य सामान ले जाने वाले विदेशी जहाज भी सुरक्षित रूप से गुजर चुके हैं। भारत को उम्मीद है कि शेष भारतीय जहाज भी जल्द सुरक्षित रूप से मार्ग पार कर लेंगे। इसके अलावा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा साझेदारी पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में उल्लेखनीय मजबूती आई है और रक्षा सहयोग इस बढ़ते संबंध का महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि रक्षा साझेदारी लगातार गहरी और व्यापक होती जा रही है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों और चित्रों के अपमान से जुड़ी घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत ने कहा कि इन घटनाओं के बाद वहां विरोध प्रदर्शन हुए हैं और बांग्लादेश सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह चरमपंथी तत्वों पर नियंत्रण करे तथा अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बहरहाल, आइए देखते हैं विस्तृत प्रेस वार्ता के दौरान रणधीर जायसवाल ने क्या बड़ी बातें कही हैं। रास लफान परियोजना में 12 भारतीय लोगों की जानें गई और अन्य लोग भी हैं जो इसमें मारे गए हैं, लेकिन जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। उसमें से कुछ उनमें से कौन से किस नागरिकता के हैं इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जो भी लोग हैं वो 66 लोग, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और उनको जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग वहाँ के
कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी, ताकि जल्द से जल्द उनकी पार्थिव शरीर के बारे में जो भी कुछ करना है उस कार्रवाई को आगे ले जाया जाए. We have seen some reports on the matter. Such remarks are desperate attempts by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. We categorically reject these fabricated claims with the contempt that they deserve. The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Pakistani state has responded with extreme police brutality, blocking of essential supplies and medicines, internet blackouts, and use of lethal force against unarmed civilians. As you know, several people have also lost their lives. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. तो जैसा कि हम लोगों ने बताया आपको कि ये जो ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग है 22 और 23 तारीख को चल रही है. कल कुछ लोग के साथ हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की द्विपक्षीय वार्ता हुई और आज ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है. और जैसा कि मैंने बताया और आपने भी जिसका जिक्र किया कि कल चीन के जो विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये जो उनके बीच बातचीत हुई ये एक तरीके से सकारात्मक बातचीत थी. मैं बताना चाहूँगा कि सालों से और दशकों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तहत, विकास की साझेदारी के तहत उनको कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है. ये प्रोजेक्ट्स परियोजना हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी उनको मुहैया कराया है और कई सारे हम लोगों ने मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा. नीरज, आपका सवाल देखिए, यूएई के साथ हमारे घनिष्ठ रक्षा क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध हैं और हम इस संबंध को और मजबूत करना चाहते हैं. जहां तक किसी रक्षा से संबंधित किसी प्लेटफॉर्म का सवाल है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आपको रक्षा मंत्रालय ही आपको इसे साझा करा सकती है. देखिए, दोनों जिन व्यक्ति का आपने भगोड़ों का नाम लिया है उनके मसलों में जो कानूनी लीगल प्रोसीडिंग्स है वो चल रहा है, उसके बारे में क्या अपडेट है इसके बारे में, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि इन दोनों के मामले में वहां पर लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं और जब भी हमारे पास और इस पर विस्तृत जानकारी आएगी आपसे साझा करने के लिए हम लोग आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में. जहां तक पासपोर्ट का सवाल है, क्या उन्होंने अपना पासपोर्ट हाई कमीशन में दायर किया है, इसके बारे में मैं आपको मेरे पास जानकारी नहीं है. मैं आपको इस बात की पुष्टि करूंगा कि क्या स्थिति है. द सैंक्शंस एंड अदर डेवलपमेंट्स, वी आर क्लोजली फॉलोइंग ऑल द डेवलपमेंट्स इन रिगार्ड टू वेस्ट एशिया. As far as our energy sourcing is concerned, you are well aware of our policy that it is based on national interest. The interest of 1.4 billion people, for them to be provided energy at affordable rates and from diverse sources is our policy. I have said this on several occasions and that continues to be the case. There was a meeting yesterday between the National Security Advisor and the CPC Politburo and Foreign Minister of China, His Excellency Wang Yi. As we have in our readout, the two sides reviewed recent developments in bilateral relations and noted progress towards gradual normalization in ties. National Security Advisor underlined that stable, predictable and constructive bilateral relations contribute to building
of trust and better understanding between the two sides, and these discussions were forward-looking and constructive. So this is what I have to share with you, Keshav. Dhairya, again, your question regarding Iranian National Security Advisor. Yes, our National Security Advisor had a meeting with the Iranian counterpart, who's here to attend the BRICS NSA meeting. Both sides reviewed the ongoing situation in West Asia. They discussed various aspects of the developments that are happening there. They also discussed cooperation under BRICS platform, as also various aspects of India-Iran bilateral ties. आज तक 10 भारतीय जहाज, भारतीय पताका के साथ वाले जहाज पर्शियन गल्फ में, खाड़ी में अभी हैं। 2 हमारे जहाज वहां इधर से उधर गए और 10 उधर से आने हैं। 11 हमारे जहाज जो भारत की तरफ आना है, वो 17 तारीख से, जिस दिन एमओयू हुआ है, उसके बाद से 11 जहाज भारत की तरफ रवाना हुए, तो हॉर्मुज पार करके। इससे आपको स्थिति साफ पता चलता है कि क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है। तो ये 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है, और एक विदेशी पताका के साथ एक क्रूड ऑयल टैंकर, और 6 विदेशी पताका के साथ बल्क कैरियर्स, जिसमें फर्टिलाइजर कार्गो, मतलब फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं, वो भी जल्द ही हमारी ये उम्मीद है कि जल्द भी वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे। Okay, so as of today, we have 10 Indian flagged vessels which are still in the Persian Gulf region. These are those who were stuck when the conflict began. But in addition to these 10, we have 2 Indian ships which have crossed from this side into Persian Gulf. So, which means that traffic is going back and forth. Since the signing of the MOU on 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz. The vessels include 3 India-flagged crude oil tankers, each carrying 2,85,000 metric tons of crude oil, 1 foreign-flagged LPG carrier, 1 foreign-flagged crude oil tanker, and 6 foreign-flagged bulk carriers carrying fertilizer cargo. And it is our expectation and hope that the remaining Indian flagged vessels, of which the number of which I just gave you, would also be able to cross the Hormuz soon. Neeraj. सर नमस्कार, मैं नीरज दुबे प्रभा साक्षी से। सर, बांग्लादेश से एक बार फिर से वैसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जहां हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरा है। इस तरीके की रिपोर्टें आई हैं कि हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया गया है। इसको लेकर सर कोई प्रतिक्रिया? Technical question, so I don't have an update for you on this, but let me come back to you in regard to the WTO dispute that you referred to. Gautam, your question regarding the advisor of Prime Minister of Bangladesh who arrived here in India on 14 June. So he arrived here on a private passport with a SAARC visa and to attend the 28th meeting of the Committee of Senior Officials of the Indian Ocean Rim Association, that is IORA. He was queried by immigration officials at Delhi airport and subsequently permitted entry after reconfirming that the purpose of his visit was to attend the said multilateral meeting. He, however, chose to return to Dhaka of his own volition. जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी आपको हम उपयुक्त समय पे आपको देंगे, इसके लिए आप इंतजार करें। A question regarding India-UAE defense partnership. This is a very important partnership. Our relationship with the United Arab Emirates in the recent several years has actually seen a major swing, a major upswing, and in that upswing, the defense partnership also plays an important role. That also has strengthened and deepened. So that is where we are in our defense partnership with UAE. Neeraj,
हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर कुछ हिंदू भगवान के साथ, उनके तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग मानना है, ये हम लोग की क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी। Abhimanyu, on the USTR is here in the capital. We have these discussions on the trade agreement, which is ongoing. Once the discussions are complete, I'm sure the Ministry of Commerce will provide us an update on all that happened during the day and as part of these negotiations. So with that, ladies and gentlemen, we come to the close of this press briefing. Thank you very much. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।